नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंस एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में। आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस में है, कैसे आपको पढ़नी है, कौन से चैप्टर कितने नंबर के आएंगे और सारी चीज़ें किस प्रकार से आपके द्वारा की जानी है। वो सारी चीज़ें अपन आज इस क्लास में देखेंगे कि 12th क्लास का पूरा सिलेबस किस प्रकार से बनाया गया है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम में जो टोटल बायोलॉजी होती है वो 100 मार्क्स की होती है। इन सभी 100 मार्क्स को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से ये 3 पार्ट कुछ इस प्रकार है। एक होगा आपका 56 नंबर का जो आपका होगा रिटर्न पेपर। उसके बाद आपके 14 नंबर यानी कि 14 नंबर जो है वो दिए जाते हैं सेशनल के, और 30 नंबर जो आपके आते हैं वो होता है प्रैक्टिकल एग्जाम के द्वारा। अपन इस ऑनलाइन क्लास में आज के दिन ये समझेंगे कि जो 56 नंबर का यानी 56 नंबर का जो पेपर आता है उसका सिलेबस किस प्रकार से है और कौन कौन से चैप्टर किस किस यूनिट के अंदर बांटे गए हैं, उनको किस प्रकार से पढ़ना है। प्रैक्टिकल के 30 नंबर का जो टोटल सिलेबस है उसको लेकर अपन एक अलग से क्लास रखेंगे कि सारी चीजें किस प्रकार से की गई है, सिलेबस में क्या क्या चीजें आ रही है और कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको करने हैं, कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर कैसे होगा, उसके लिए एक अलग से क्लास रखी जाएगी। ठीक है। सबसे पहले जो पूरा बायोलॉजी का सिलेबस है वो 11th और 12th क्लास में कुल मिलाकर उसको टोटल 10 यूनिट में बांटा गया है। टोटल 10 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें से 5 यूनिट आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी है और 5 ही यूनिट अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में। उन 11th क्लास की 5 यूनिट में सबसे पहले आपने पढ़ा है जीव जगत में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। दूसरा आपने पढ़ा होगा पादपों एवं जंतुओं का शारीरिक संगठन के बारे में। तीसरा आपने पढ़ा है कोशिका संरचना और उसके कार्यों के बारे में। चौथा आपने पढ़ा होगा पादप कार्यकी के बारे में यानी प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, पादप कैसे कार्य करते हैं। और 5 यूनिट आपने 11th क्लास में जो पढ़ी है वो है मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी मानव फिजियोलॉजी के बारे में। बहुत सारी चीजें 11th क्लास से आप पढ़ के आए हो। उसके बाद जो 12th क्लास की बची हुई 5 यूनिट है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ये 5 यूनिट कुछ इस प्रकार से की गई है, जिसमें सबसे जो पहली यूनिट है वो है जनन, जिसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर को रखा गया है। कुल मिलाकर ये यूनिट 11 नंबर की है, वो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है राजस्थान बोर्ड में। उसके बाद जो दूसरी यूनिट है वो है वंशागति या विकास, जिसे अपन बोलते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये यूनिट टोटल 14 नंबर की आएगी। तीसरी जो यूनिट है वो है मानव कल्याण में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो यूनिट है ये टोटल आपकी आएगी 11 नंबर की, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। उसके पश्चात जो चौथी यूनिट है वो है जैव प्रौद्योगिकी, जिसे अपन बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और इस यूनिट का टोटल अंक भार जो है बोर्ड एग्जाम में वो है 8 नंबर का यानी 8 नंबर का। और पांचवी और सबसे आखिरी यूनिट जो है वो है पारिस्थितिकी, जिसे अपन बोलते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी का बोर्ड में टोटल अंक भार जो आएगा वो होगा 12 नंबर का। यहाँ पर अपन इन सभी यूनिट के बारे में एक एक करके देखेंगे कि यूनिट में कितने चैप्टर है और प्रत्येक चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं वो पढ़ी जानी चाहिए, या क्या क्या चीजें अपन पूरे 12th क्लास के दौरान या पूरे सिलेबस के अंदर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें यूनिट फर्स्ट की, फर्स्ट यूनिट में टोटल 3 चैप्टर को रखा गया है। यूनिट का नाम है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में अपन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ जनन के बारे में। और पूरी यूनिट में टोटल 3 चैप्टर को रखा गया है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर जो है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला जो चैप्टर है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे पादप जिनके ऊपर पुष्प लगते हैं
उन पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। पादप लैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का जनन करते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो पादप या जिन पादपों के ऊपर पुष्प लगते हैं उन पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर बोर्ड एग्जाम में जो है वो 5 नंबर का पूछा जाता है, जहां से कुछ छोटे प्रश्न, कुछ बड़े प्रश्न और बहुत बड़े वाले प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे पुष्प के बारे में, पुष्प यानी कि फ्लावर के बारे में, कि एक पुष्प क्या होता है, पुष्प की संरचना क्या होती है, पुष्प किन किन भागों से मिलकर बना होता है। क्योंकि पादपों में लैंगिक जनन के रूप में या लैंगिक जनन की क्रिया के लिए पुष्प ही पाया जाता है और पुष्प के द्वारा ही लैंगिक जनन करवाया जाता है। तो सबसे जो जरूरी भाग है वो है पुष्प, यानी कि पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प की संरचना पढ़ने के पश्चात इस चैप्टर में अगली जो चीज पढ़ी जाती है वो है युग्मक जनन के बारे में और पुष्प के नर जनन भाग और मादा जनन के भाग के बारे में, जिसमें एक अपन देखते हैं पुंकेसर के बारे में और दूसरा जो भाग होता है पादप का उसे अपन बोलते हैं स्त्री केसर के बारे में, कि पुंकेसर क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है और स्त्री केसर क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में पूरा पढ़ा जाएगा। पुंकेसर और स्त्री केसर की संरचना पढ़ने के पश्चात अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं युग्मक जनन के बारे में, कि पादप अपने युग्मकों का जनन कैसे करते हैं, अपने युग्मक है वो किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे नर में नर युग्मक लघु बीजाणु और मादाओं में मादा युग्मक गुरु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होगा। जब एक बार युग्मकों का निर्माण हो जाता है तो युग्मकों के आपस में मिलन के द्वारा एक नई संतति बनती है, लेकिन युग्मकों के मिलन के लिए नर युग्मकों को गति करते हुए मादा युग्मकों के पास पहुंचना है और उसके लिए अपन एक क्रिया विधि पढ़ते हैं जिसको अपन नाम देते हैं परागण। जब पादपों में परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है या परागण की क्रिया हो जाती है तो वास्तविक रूप से निषेचन होता है। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पढ़ेंगे जो है निषेचन, और जिसे पादपों में बोला जाता है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्या है, ये सारी चीजें किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में अपन जब सिलेबस पढ़ेंगे तो सारी चीजें पढ़ेंगे कि चैप्टर में क्या क्या चीजें या कौन सा भाग किस प्रकार से कार्य करता है। दोहरा निषेचन की क्रिया जब हो जाती है तो पादपों में निषेचन पश्य घटनाएं आती है, निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं आती है। और निषेचन पश्य घटनाओं में पादपों में जो है वो सबसे पहले जब निषेचन हो जाता है तो युग्मक का निर्माण होता है, एक युग्मक बनेगा और युग्मक के साथ साथ एक प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका भी बनती है। ये युग्मक और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिकाएं निषेचन के पश्चात कुछ अन्य संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती है और लैंगिक जनन की क्रिया को समाप्त करती है या संपन्न करती है, जिसमें युग्मक धीरे धीरे आगे परिवर्तित होकर भ्रूण में बदल जाता है, जिसे अपन एम्ब्रियो कहते हैं। और जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है वो एक परिपक्व भ्रूणपोष का निर्माण करती है। जैसे जैसे युग्मनज से भ्रूण बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, वैसे वैसे ही इनके ऊपर पाई जाने वाली संरचनाएं, जैसे जो बीजांड है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, बीज में, और अंडाशय है जो किसमें परिवर्तित हो जाता है, फल में। तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे भ्रूण की संरचना के बारे में, भ्रूणपोष की संरचना के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में, बीज क्या होता है, फल क्या होता है, युग्मनज से भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। इन चीजों के साथ इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। जो पहला चैप्टर है उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी जानी है, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं पुष्प के बारे में, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना पढ़ने के पश्चात पुंकेसर और स्त्री केसर, युग्मक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है, युग्मक के बाद परागण किस प्रकार से होता है, परागण के लिए अलग अलग माध्यम क्या हो सकते हैं, जो पर परागण है, जो स्व परागण है वो किस प्रकार से कार्य करता है, उनकी आवश्यक शर्तें क्या है, परागण होने के पश्चात एक पूर्ण रूप से निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, दोहरा निषेचन क्यों कहा जाता है इसे, उसके बारे में, युग्मक के बारे में, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिकाओं के बारे में, और निषेचन पश्य घटनाएं जैसे भ्रूण, भ्रूणपोष और बीज व फलों के बारे में देखेंगे कि ये किस प्रकार से बनते हैं। ये है अपना पहला चैप्टर जो 5 नंबरों का पूछा जाता है। अगला फर्स्ट यूनिट का जो दूसरा चैप्टर है वो है मानव जनन।
जिसे अपन कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्योंकि पहली यूनिट जनन के बारे में है तो यहाँ सारे के सारे चैप्टर जनन के बारे में पूछे जाएंगे या जनन के बारे में पढ़े जाएंगे। दूसरा चैप्टर जो है वो है मानव में जनन यानी मानव लैंगिक जनन। हालांकि मानव में सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन ही पाया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मानव में जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है और वो इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। इस चैप्टर को नॉर्मली बोर्ड में 4 नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ते हैं मानव में नर व मादा जनन तंत्र के बारे में और इनकी संरचनाओं के बारे में, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, कौन कौन से अंगों से ये मिलकर बना होता है, किस प्रकार के दिखाई देते हैं, संरचना के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो नर और मादा यानी मेल और फीमेल का जो जनन तंत्र है वो कैसा दिखाई देता है। जनन तंत्र की संरचना पढ़ने के पश्चात यहाँ पर पढ़ेंगे युग्मक जनन के बारे में। इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा युग्मक जनन के बारे में। युग्मक यानी मानव नर में शुक्राणु और मानव मादाओं में अंडाणु किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके बारे में देखा जाएगा कि शुक्राणुओं का जनन कैसे होता है, अंडाणु का जनन कैसे होता है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत अच्छा समझने वाला चैप्टर है कि शुक्राणु और अंडाणु किस प्रकार से बनते हैं। बहुत सारे सीधे साधे सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुक्राणु और अंडाणु का जब निर्माण हो जाता है तो मानव में भी पादपों के समान ही निषेचन की क्रिया करवाई जाती है। तो अपन इस चैप्टर में देखते हैं कि निषेचन किस प्रकार से होता है। निषेचन के पश्चात जो संरचना बनती है मानव में भी उसे युग्मनज ही कहा जाता है और युग्मनज के पश्चात मानव में भी भ्रूण का निर्माण होता है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि भ्रूण क्या है, भ्रूण किस प्रकार से भ्रूण अंतरोपित होता है, पूरे भ्रूण का विकास कैसे करवाया जाता है और अंतिम रूप से जब गर्भावस्था समाप्त हो जाती है या पूरे भ्रूण का परिवर्धन हो जाता है 9 महीने के लिए या 270 से 280 दिनों के तक, उसके पश्चात लैंगिक जनन की क्रिया समाप्त होती है और प्रसव क्रिया के द्वारा एक नवजात शिशु का जन्म होता है। प्रसव क्रिया के पश्चात जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो नए जन्मे शिशु को माता के द्वारा दुग्ध पिलाकर उसका पालन पोषण किया जाता है। उसको लेकर अपन पढ़ेंगे दुग्ध स्त्रावण के बारे में या लैक्टेशन के बारे में कि वो किस प्रकार से किया जाता है। ये चैप्टर ठीक ठाक सबसे अच्छा चैप्टर है जहां पर अपन नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र से संबंधित सारी चीजें पढ़ते हैं जो मानव में लैंगिक जनन को समझाता है कि मानव लैंगिक जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर में इस क्रिया के साथ साथ अपन पढ़ेंगे आर्तव चक्र के बारे में भी, जिसे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये मादाओं में पाया जाता है कि आर्तव चक्र किस प्रकार से होता है, इसकी कौन कौन सी प्रावस्थाएं हो सकती है और किस किस प्रावस्था में क्या क्या चीजें यहाँ पर होती है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी जाएगी। तो दूसरा जो चैप्टर है वो है मानव में जनन, जिसे 4 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें अपन एक एक करके मानव में नर व मादा जनन तंत्र की संरचना, युग्मक जनन के बारे में जहां पर नर में शुक्राणु व मादाओं में अंडाणुओं का बनना, फिर युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण होने के पश्चात निषेचन की क्रिया, निषेचन से जो युग्मनज बनेगा उस युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, भ्रूण का इम्प्लांटेशन जिसे अंतरोपण बोलते हैं गर्भाशय के अंदर, वो किस प्रकार से होगा, अंतरोपण के पश्चात भ्रूण का पालन पोषण कैसे होगा जो पूरी गर्भावस्था के दौरान होता है, वो चीजें कैसे होगी, गर्भावस्था समाप्त होने के पश्चात प्रसव क्रिया के दौरान नवजात शिशु के जन्म और प्राथमिक पोषण यानी दुग्ध स्त्रावण के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो यह दूसरा चैप्टर जो जनन से संबंधित है वो है मानव जनन। फर्स्ट यूनिट के तीसरे चैप्टर के बारे में अगर देखा जाए तो वो चैप्टर है जनन स्वास्थ्य या इसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्योंकि पहला यूनिट जनन से संबंधित है तो ये चैप्टर भी जनन से संबंधित होगा, जिसमें अपन पढ़ेंगे जनन में स्वास्थ्य के बारे में, यानी जनन के स्वास्थ्य या शरीर के ऊपर जनन के द्वारा क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं या जनन से होने वाले रोगों से स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होता है उसके बारे में यहाँ पर पूरा पढ़ा जाएगा। इस चैप्टर में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार से होती है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि की क्या क्या हानियां हो सकती है या जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है।
जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वो है जन्म नियंत्रण, जिसको इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे वो है जन्म नियंत्रण। यानी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जन्म नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी गर्भ निरोधक युक्तियां यहाँ पर प्रयुक्त की जाती है, जहां पर अपन कुछ शारीरिक अवरोध के बारे में, कुछ आईयूडी के बारे में, कुछ गोलियों के बारे में, या जिसे नसबंदी भी कहा जाता है, उस नसबंदी के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे कि वो क्रियाएं किस प्रकार से लाभकारी है, कैसे उनको काम में लिया जाता है, वो क्यों की जानी चाहिए। इस चैप्टर में अपन एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी सहगर्भता का चिकित्सकीय समापन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें यह बताया जाता है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले अल्प विकसित भ्रूण को किस प्रकार से नष्ट कर दिया जाता है और भ्रूण की मृत्यु किस प्रकार से हो जाती है, उस एमटीपी के बारे में देखेंगे। ये भी जनसंख्या को घटाने के लिए या फिर अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक तकनीक है जो है एमटीपी। इसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ये सब पढ़ने के पश्चात इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे यौन संचारित रोगों के बारे में, जिन्हें एसटीडी भी कहा जाता है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसे रोग जो यौन संबंध बनाने के द्वारा किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में चले आते हैं या संचरित हो जाते हैं। वो यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं, वो वायरस जनित है, वो प्रोटोजोआ जनित है, वो जीवाणु जनित है, उनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं और उनके बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो रोग किस प्रकार से फैलते हैं, उनके बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। इस चैप्टर में सबसे लास्ट अपन एक चीज के बारे में पढ़ते हैं जो है बंध्यता, इनफर्टिलिटी। ऐसे व्यक्ति जिनमें लंबे समय तक संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, उस स्थिति को बंध्यता या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। बंध्यता किस प्रकार से हो सकती है, बंध्यता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बंध्यता से निवारण के लिए बहुत सारी एआरटी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये एआरटी तकनीकें जैसे आईवीएफ के बारे में, आईसीएसआई के बारे में, ये तकनीकें क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में देखेंगे। एक छोटा चैप्टर है जो बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का पूछा, बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का पूछा जाता है। ये है पहली यूनिट जहां पर अपन टोटल 3 चैप्टर के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला चैप्टर अपन देखते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये जनन से संबंधित है जो सिर्फ पादपों में जनन को समझाता है। दूसरा चैप्टर जो है वो है मानव जनन, यानी मानव में जनन की क्रिया कैसे होती है। तीसरा जो चैप्टर यहाँ पर देखते हैं वो जनन स्वास्थ्य, यानी जनन से संबंधित स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होता है। दूसरी यूनिट जो अपन यहाँ पर देखेंगे वो है वंशागति एवं विकास। वंशागति और विकास की यूनिट में भी टोटल 3 चैप्टर को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। जो अपना चौथा चैप्टर है वो यूनिट 2 का पहला चैप्टर हो जाएगा, जो है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जो है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत की वंशागति और विविधता के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, पूरी वंशागति के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। एक बड़ा चैप्टर है जो 5 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि ये चैप्टर किस प्रकार से है, क्या क्या चीजें इस चैप्टर में पढ़ी जानी है। सबसे पहले इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे वंशागति के बारे में कि वंशागति क्या होती है, विविधता किसे कहा जाता है। वंशागति पढ़ने के बाद चैप्टर का जो मेन पार्ट आएगा वो है मेंडलवाद। मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों के बारे में यहाँ पर देखा जाएगा, जहां पर मेंडल के द्वारा किया गया सबसे बड़ा प्रयोग जो है वो है एक संकर संकरण, जिसे अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस एक संकर संकरण के प्रयोग के बारे में देखेंगे और एक संकर संकरण के प्रयोग के ऊपर दिए गए मेंडल के नियमों के बारे में भी देखेंगे, जिसमें प्रभाविता का नियम है और पृथक्करण का नियम किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। इससे संबंधित कुछ अपवादों के बारे में भी देखा जाएगा, जैसे सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ी जाएगी। एक संकर संकरण के पश्चात मेंडल के संकरण का जो दूसरा नियम है या दूसरी संकरण की क्रिया है उसे अपन बोलते हैं द्विसंकर संकरण। डाई हाइब्रिड क्रॉस की पूरी क्रिया के बारे में कि कैसे होता है, इस पर आधारित नियम के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि नियम क्या है।
ये सारी चीजें मेंडल के पश्चात पढ़ने के पश्चात मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल के असफल होने के कारण क्या क्या थे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना, उसमें क्या क्या लक्षणों को देखा, वो सारी चीजें पढ़ने के पश्चात अपन पढ़ेंगे वंशागति का क्रोमोसोमीय सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोमीय सिद्धांत क्या है और इसमें क्या क्या चीजों के बारे में समझाया गया है। वंशागति का क्रोमोसोमीय सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण इस चैप्टर में। वंशागति का क्रोमोसोमीय सिद्धांत पढ़ने के पश्चात अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे खास जो है लिंग निर्धारण के बारे में। विभिन्न जीवों में लिंग निर्धारण की क्रिया कैसे होती है। लैंगिक जनन संपन्न होने के पश्चात नवजात शिशु या नई जो बनने वाली संतति है वो नर होगा या मादा होगी, उसके बारे में किस प्रकार से लक्षण निर्धारित होते हैं, कैसे संतति नर या मादा होती है, लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। जहां पर अपन पढ़ेंगे मधुप यानी कि हनी बी यानी मधुमक्खी के बारे में लिंग निर्धारण में क्रिया कैसे होती है, मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया कैसे होती है, कीट में लिंग निर्धारण की क्रिया कैसे होगी और पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, वो सारी इस चीजें हैं वो इस चैप्टर में पढ़ी जाएगी। इसके पश्चात इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कुछ आनुवांशिक विकारों के बारे में, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। आनुवांशिक विकारों से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये आनुवांशिक विकार कौन सा है और किस प्रकार से उत्पन्न होता है। आनुवांशिक विकारों को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें एक बिंदु उत्परिवर्तन से होने वाले विकार या मेंडलीय विकारों के बारे में, और दूसरा जो है वो क्रोमोसोमीय विकारों के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर अपन बिंदु उत्परिवर्तन के द्वारा होने वाले बहुत सारे विकारों के बारे में यहां पर देखेंगे, जैसे हीमोफीलिया है, ये विकार किस प्रकार से उत्पन्न होता है, वर्णांधता हो गया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और बाकी विकार किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में यहां पर देखा जाएगा। इसके साथ साथ कुछ क्रोमोसोमी विकार के बारे में भी देखेंगे, जैसे डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम के बारे में देखेंगे, और वंशावली विश्लेषण के बारे में भी देखेंगे कि किस प्रकार वंशक्रम के दौरान रोग एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक संचरित होते हैं। ये है चौथा चैप्टर, जो यूनिट सेकंड का प्रथम चैप्टर है, वो है 5 नंबर का, जो है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। अगर यूनिट दूसरी या सेकंड यूनिट के अगले चैप्टर के बारे में देखा जाए, जो है 5वां चैप्टर, वो है वंशागति का आणविक आधार। ये काफी बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो 6 नंबर का पूछा जाता है। वंशागति के आणविक आधार में सारी चीजें डीएनए के ऊपर दी जाती है कि डीएनए क्या है। सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ेंगे आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए और डीएनए की खोज के बारे में, कि एक डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए की खोज किस प्रकार से की गई, या डीएनए की खोज के लिए कौन कौन से अलग अलग प्रयोग किए गए, उसके बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। डीएनए की खोज के पश्चात अपन यहाँ पर आरएनए संसार के बारे में भी देखेंगे कि आरएनए संसार क्या है, आरएनए की संरचना किस प्रकार से हो सकती है, या डीएनए और आरएनए में क्या क्या अंतर देखे जा सकते हैं। आरएनए संसार के पश्चात इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डीएनए की प्रतिकृति के बारे में, कि एक डीएनए अपनी प्रतिकृति किस प्रकार से करता है। जब एक बार डीएनए अपने जैसे नए डीएनए बनाता है, उसे अपन डीएनए की प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए की प्रतिकृति की पूरी क्रियाविधि कैसे है, उसका प्रायोगिक प्रमाण कैसे दिया गया, और ये प्रकृति किस प्रकार से अर्धसंरक्षी है, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे, जो है डीएनए की प्रतिकृति। डीएनए की प्रतिकृति पढ़ने के पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण घटना के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अपन बोलते हैं अनुलेखन। अनुलेखन एक सामान्य क्रियाविधि है जिसमें डीएनए अपनी सूचनाओं को आरएनए में स्थानांतरित करता है। अनुलेखन की क्रिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। तो अनुलेखन किस प्रकार से होता है, प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन किस प्रकार से होगा, यूकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में यहाँ पर देखा जाएगा कि भिन्न भिन्न जीवों में अनुलेखन किस प्रकार से होता है। अनुलेखन पढ़ने के पश्चात इस चैप्टर में अपन एक सामान्य चीज के बारे में पढ़ेंगे, जो है आनुवंशिक कूट, यानी डीएनए में
पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम, जिनमें आरएनए के लिए सूचनाएं पाई जाती है या प्रोटीन या अमीनो अम्लों के लिए सूचना पाई जाती है, वो आनुवंशिक कूट यानी वो नाइट्रोजनी क्षारक किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और इन आनुवंशिक कूट की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। आनुवंशिक कूट पढ़ने के पश्चात अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्थानांतरण के बारे में, अंतिम चरण, जहां पर आरएनए अपनी सूचनाएं प्रोटीन यानी कि अमीनो अम्लों में स्थानांतरित करता है। सबसे पहले डीएनए अपनी प्रतिकृति द्वारा संख्या बढ़ाता है, संख्या बढ़ाने के पश्चात अपने अंदर पाई जाने वाली आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए को देता है, जिसे अपन अनुलेखन कहते हैं। आरएनए अपनी सूचना है वो प्रोटीन यानी अमीनो अम्लों को स्थानांतरित करता है, जिसे अपन स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार से डीएनए अपनी सूचना अंतिम रूप से अमीनो अम्लों तक स्थानांतरित करेगा। डीएनए की सारी चीजें पढ़ने के पश्चात इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जीन अभिव्यक्ति का नियमन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हेडिंग है वो है जीन अभिव्यक्ति का नियमन, कि जीन अपने आप को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। जीन है जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसे देखेंगे जीन अभिव्यक्ति के नियमन में। जीन अभिव्यक्ति के नियम एक सबसे महत्वपूर्ण खास चीज के बारे में पढ़ेंगे, जो है लैक ओपेरोन। लैक ओपेरोन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से जीन पाए जाते हैं और लैक ओपेरोन की क्रियाविधि क्या है, इसकी संरचना कैसी है, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी जाएगी लैक ओपेरोन के बारे में। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज भी सबसे अंतिम में पढ़ेंगे, वो है मानव जीनोम परियोजना। HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, इसकी क्या क्या क्रियाविधि होती है और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर सबसे बड़ा माना जाता है और सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ा चैप्टर है जिसको पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। अपन जब इसको पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि सारी चीजें किस प्रकार से हो रही है शुरू से लेकर अंतिम तक। इस चैप्टर में एक अंतिम चीज के बारे में भी पढ़ा जाता है, जिसे अपन बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि डीएनए के द्वारा लोगों के बीच में विभेद कैसे किया जा सकता है, अपराधियों को पता लगाने के लिए डीएनए को कैसे काम में लिया जा सकता है, जिसे अपन बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। ये है 5वां चैप्टर और यूनिट 2 का दूसरा चैप्टर। अब दूसरी यूनिट का सबसे अंतिम चैप्टर देखेंगे, जो है 6वां चैप्टर, जो है विकास या जिसे इवोल्यूशन कहा जाता है। ये चैप्टर बोर्ड में 3 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही छोटा और आसान चैप्टर है विकास के बारे में, कि शुरुआत से लेकर अंतिम तक सजीवों का यानी जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ है। अपन यहाँ पर देखेंगे विकास के बारे में, कि विकास क्या है, विकास की क्रियाविधि क्या है और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, सर्वप्रथम जीवन पृथ्वी पर कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में, विकास की क्रियाविधि के बारे में, डार्विन द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है अनुकूली विकिरण के बारे में, कि अनुकूली विकिरण क्या है और विकास के क्या क्या प्रमाण है, कि शुरुआत से लेकर अंतिम तक जिस प्रकार से विकास हुआ है उसके क्या क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं, क्या क्या सबूत है कि इस प्रकार एक के बाद एक नई प्रजातियां या जीवों की नई जातियां हैं वो बनी हैं, उसको किस प्रकार से प्रमाणित किया जा सकता है। तो विकास के प्रमाणों के बारे में देखेंगे, जहां पर जीवाश्मों के बारे में, सहलग्नता के बारे, जो समजात अंग है, समरूप अंग है, उनके बारे में भी देखेंगे कि किस प्रकार से कार्य करते हैं। यहाँ पर अपन विकास के संक्षिप्त विवरण के बारे में भी समझेंगे। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है जो है मानव का उद्भव एवं विकास, कि शुरू से लेकर अंतिम तक मानव का विकास कैसे हुआ है, किस जीव से मानव बने हैं, मानव विकास के दौरान कौन कौन से चरण आए थे, जैसे ड्रायोपिथिकस है, रामापिथिकस है, होमो इरेक्टस है, होमो हेबिलस है, और सबसे आधुनिक जो मानव जाति है उसे अपन होमो सेपियंस कहते हैं। शुरुआत से लेकर अंतिम तक होमो सेपियंस वाले मानव किस प्रकार से बने हैं, ये पूरी क्रिया किस प्रकार से हुई, इस चैप्टर को छोटे और एक बहुत साधारण चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो है 6, जिसे अपन कहते हैं विकास। बहुत ही आसान और सबसे छोटा चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे, जो है विकास। ये थी दूसरी यूनिट जो 3 चैप्टरों से बनी थी, जो है वंशागति और विकास के बारे में। तीसरी यूनिट के बारे में अगर देखें 12th क्लास के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में, वो है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, यानी मानव के कल्याण में या मानव की सहायता करने के लिए जीव विज्ञान किस प्रकार से कार्य कर सकती है, उसको लेकर भी यहाँ पर अपन 2 चैप्टरों के बारे में देखते हैं। जहां पर है 7वां चैप्टर, जो है मानव
स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में देखेंगे इस चैप्टर के अंदर की मानव स्वास्थ्य और रोग क्या है और कैसे कार्य करता है। ये चैप्टर टोटल 6 नंबर का पूछा जाता है। ये चैप्टर भी 5वें चैप्टर के समान ही काफी बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से बड़े प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। इस पूरे चैप्टर में अपन फोकस करेंगे मानव के स्वास्थ्य के बारे में और रोगों के बारे में कि रोग क्या क्या है। ये बड़ा चैप्टर है जहां पर अपन सबसे बारे में पहले देखेंगे स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य किन किन कारकों से प्रभावित होता है। स्वास्थ्य के अंदर कौन कौन से कारक है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिससे मानव की जीवन क्षमता प्रभावित होती है, जीवन क्षमता घटती है। मानव में स्वास्थ्य के दौरान अपन पढ़ेंगे मानव में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, जिसे अपन डिजीज कहते हैं कि रोग क्या है, रोग किसे कहा जाता है, रोग के क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव मानव पर पड़ते हैं। और यहाँ पर अपन बहुत सारे रोग कारकों से होने वाले जैसे जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित, हेलमिंथी जनित कई प्रकार के रोगों के बारे में, उन रोगों के रोग कारकों के बारे में, उन रोगों के संचरण के माध्यम यानी वो रोग किस प्रकार से फैलता है, जब किसी व्यक्ति को रोग हो जाएगा तो क्या क्या लक्षण उसको दिखाई देंगे और क्या उसके बचाव के लिए उपाय किए जा सकते हैं, इन चीजों के बारे में यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। जो है रोग के बारे में सारी चीजें, जहां पर रोग के रोग कारक, उनके लक्षण, उनके संचरण की विधियां और वो संक्रमण कैसे करता है। रोगों को पढ़ने के पश्चात मानव में रोगों से बचने के लिए पाए जाने वाले प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में समझेंगे कि मानव का प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार का होता है। जैसे सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, एक एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी अणु की संरचना क्या क्या कैसी होती है, और प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं हैं जैसे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में कि वो किस प्रकार से कार्य करती है, उन सब के बारे में देखा जाएगा। और यहाँ पर अपन पढ़ेंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के साथ साथ टीकाकरण के बारे में भी कि टीकाकरण क्या है, टीका लगाया जाना क्यों आवश्यक है, कोई भी या किसी भी रोग का जो टीका है वो किस प्रकार से कार्य करता है और टीके क्यों लगाए जाते हैं, वो सारी चीजों के बारे में। टीकाकरण करने के पश्चात अपन दो विशेष बड़े रोगों के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे, जिसमें एक है एड्स। ये एक प्रकार का यौन संचारित रोग है जो मानव में होने वाली मौतों का सबसे प्रमुख कारण है कि एड्स रोग क्या है, इसके फैलने के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, इसका रोग कारक कौन सा है, इसके लक्षण क्या दिखाई दे सकते हैं। एड्स के साथ साथ एक अन्य बड़े रोग के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा जाएगा जो है कैंसर। कि कैंसर क्या है, कैंसर के दौरान जो अर्बुद या गांठ बनती है वो किस प्रकार से बनती है, उस अर्बुद के या कैंसर कोशिकाओं के क्या क्या गुण हो सकते हैं, कैंसर के फैलने के क्या क्या माध्यम यानी कैंसर के जनक कौन कौन से हो सकते हैं जिन्हें अपन कैंसर जन कहते हैं, और कैंसर के क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, कैंसर की जांच करने के लिए कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बायोप्सी के बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं कि बायोप्सी किस प्रकार से की जाती है और बायोप्सी के दौरान क्या क्या चीजें यहाँ पर की जाएगी। कैंसर के बारे में देखने के पश्चात इस चैप्टर में सबसे लास्ट और अंतिम एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ा जाएगा जो है ड्रग्स व एल्कोहल। ड्रग्स व एल्कोहल के कुप्रयोग कि ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका उत्पादन या उनकी उत्पत्ति किन पादपों से होती है, उनका पृथक्करण कैसे किया जाता है, कोई भी ड्रग मानव के ऊपर किस प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव डालता है, कैसे इन ड्रग से बचा जा सकता है, इन चीजों के बारे में पढ़कर ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जो 6 नंबर का चैप्टर यहाँ पर पूछा जाता है, जो पूरा का पूरा मानव के स्वास्थ्य और मानव में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों को समझाता है कि वो रोग कौन कौन से हैं। जैसे अपन देखेंगे स्वास्थ्य के बारे में, रोगों के बारे में, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, जहां पर अपन टीकाकरण के बारे में भी समझेंगे, टीकाकरण के साथ साथ एड्स कैसे होता है, क्या लक्षण हो सकते हैं, कैंसर उसके लक्षण और फैलने के माध्यमों के बारे में, और यहाँ पर देखेंगे मानव में ड्रग्स व एल्कोहल के कुप्रयोग यानी कई प्रकार के ड्रग्स कैसे मानव शरीर को प्रभावित करते हैं। ये 3rd यूनिट का पहला चैप्टर है जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, 7वां चैप्टर जो टोटल 6 नंबर का यहाँ पर पूछा जाता है। अगला जो चैप्टर आएगा वो है 8वां, वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव।
जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मानव कल्याण में यानी कि ह्यूमन वेलफेयर में किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव सामान्यतः रोग कारक भी होते हैं। ऐसे जीव जिनको नग्न नाकों से नहीं देखा जा सकता, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें अपन सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव मानव के लिए लाभदायक भी हो सकते हैं और मानव के लिए हानिकारक भी होते हैं। हानिकारक कैसे होते हैं, उनको लेकर अपन रोगों के बारे में देखते हैं कि जो रोग अभी अपन ने देखे हैं कि मानव स्वास्थ्य रोग वाले चैप्टर में कि वो रोग किस प्रकार से होते हैं, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग है। सूक्ष्म जीव हानिकारक होने के साथ साथ मानव कल्याण में यानी मानव के लिए उपयोगी भी हो सकते हैं। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के बारे में कि मानव के फायदे के लिए सूक्ष्म जीवों को कैसे काम में लिया जा सकता है या कैसे प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। सामान्यतः घरों में बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों को कैसे काम में लिया जा सकता है, वो होंगे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। जैसे बहुत सारे घरेलू उत्पादों के बारे में अपन देखते हैं, जिसमें है दही, पनीर, डबल रोटी, पाव, साड़ी जैसे पेय पदार्थ जो होते हैं वो घरेलू उत्पाद होते हैं जिनको घरों में बनाया जाता है और उनको बनाने के लिए कई प्रकार के अलग अलग सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ये है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों। मानव कल्याण में घरेलू उत्पादों के साथ साथ सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पादों को बनाने में भी किया जा सकता है। जैसे औद्योगिक उत्पादों के रूप में सबसे प्रमुख जो है वो किण्वित पेय बनाए जाते हैं। ऐसे पेय पदार्थ जिनमें अल्कोहल होता है, जैसे शराब युक्त जो पेय पदार्थ होते हैं, उनको बनाने में सूक्ष्म जीवों का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, सूक्ष्म जीव कैसे ऐसे किण्वित पेय बनाने में और बड़े स्तर पर या औद्योगिक स्तर पर उत्पादों को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों को काम में लिया जा सकता है, जैसे किण्वित पेय बनाने में या फिर एंटीबायोटिक का निर्माण में। एंटीबायोटिक ऐसी विशेष दवाइयां होती है जो अन्य सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग कारकों से लड़ने में शरीर की सबसे महत्वपूर्ण सहायता करती है। उन एंटीबायोटिक को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पेनिसिलिन के बारे में आप लोग जानते होंगे, पेनिसिलिन सबसे पहली बनाई जाने वाली एंटीबायोटिक है जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाई गई है। एंटीबायोटिक के निर्माण के साथ साथ या औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करने के साथ साथ जो वाहित मल है, घरों के द्वारा या शहरों के द्वारा जो वाहित मल बनाया जाता है, उस वाहित मल के उपचार में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जा सकता है। शहरों में नालियों के अंदर प्रवाहित होने वाला जो वाहित मल है उसमें बहुत सारे हानिकारक सूक्ष्म जीव, कुछ रसायन और अन्य हानिकारक चीजें पाई जाती है। उनका निपटान करने के लिए या उन्हें सीधे जल स्रोतों में स्त्रावित करने से पहले उनको साफ किया जाता है और साफ करने में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जा सकता है। तो मानव कल्याण में जो वाहित मल है उसके उपचार के लिए भी सूक्ष्म जीव काम में लिए जा सकते हैं। वाहित मल के उपचार के साथ साथ जैव नियंत्रण कारक के रूप में भी सूक्ष्म जीवों को काम में लिया जा सकता है। जैव नियंत्रण कारक यानी कि जो फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक, खाद या कीटनाशी, पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाता है, जो मृदा के लिए, फसलों के लिए या अन्य जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, उससे बचने के लिए उनके अतिरिक्त उनके स्थान पर बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जा सकता है जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, पोषक पदार्थों में वृद्धि करवाते हैं और वहां पर रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक खाद का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या बहुत सारे जीवों से लड़ने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जा सकता है। यानी बहुत सारे जैव उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है, जहां पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो मृदा में या पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं वो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जिसमें फसलों का उत्पादन बढ़ता है। ये है चैप्टर जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये बोर्ड में चैप्टर जो है वो 5 नंबर का पूछा जाता है, जो तीसरी यूनिट का सेकंड चैप्टर है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसके पश्चात जो अगली चौथी यूनिट है वो है जैव प्रौद्योगिकी, जिसे अपन बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम।
यानी बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रिंसिपल है और क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी सामान्यतः एक इस प्रकार की प्रौद्योगिकी है जहां पर डीएनए में बदलाव किया जाता है, डीएनए के भीतर जीन में बदलाव किया जाता है, जिससे कि कई प्रकार के मनवांछित उत्पादों को बनाया जा सकता है। इसका प्रयोग भी कई उद्योगों में, कई क्षेत्रों में मानव कल्याण के लिए किया जा सकता है। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी क्या है, ये कैसे काम में आती है, इसके प्रक्रम क्या क्या है। इसके अगले चैप्टर में अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पाद बनाए जाते हैं उनको उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है, उनको काम में कहाँ पर लिया जा सकता है। सबसे पहले इस जैव प्रौद्योगिकी का अपन पढ़ेंगे रासायनिक और आनुवंशिक इंजीनियरिंग के बारे में कि ये क्या होती है और किस प्रकार से कार्य करती है। आनुवंशिक और रासायनिक इंजीनियरिंग के बारे में कि ये कैसे कार्य करती है, क्या क्या चीजें आनुवंशिक और रासायनिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। सबसे इस चैप्टर में महत्वपूर्ण अपन पढ़ेंगे पुनर्योगज डीएनए। दो भिन्न भिन्न डीएनए या दो अलग अलग डीएनए के जीनों को मिलाकर एक डीएनए कैसे बनाया जाता है, उस डीएनए को अपन पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ये पुनर्योगज डीएनए कैसे बनता है, पुनर्योगज डीएनए को बनाने में किन किन तकनीकों का, किन किन साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, उसके बारे में देखेंगे। तो पुनर्योगज डीएनए की सारी तकनीकों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और पुनर्योगज डीएनए को बनाने के लिए सारे चरणों के बारे में पढ़ेंगे। चरण में अपन एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में भी पढ़ेंगे जिसे पीसीआर कहा जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये कैसे कार्य करती है, इनके क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जो है पीसीआर के बारे में। यहाँ पर सबसे लास्ट पुनर्योगज डीएनए के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उन उत्पादों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, उनको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। जो चैप्टर सामान्यतः यहाँ पर 4 नंबर का आपके बोर्ड में पूछा जाता है। बहुत ही शॉर्ट, छोटा और आसान सा चैप्टर है, आसानी से समझ में आ जाता है। जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा। इसके पश्चात अगला और 10वां जो चैप्टर पढ़ेंगे वो भी जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग कि जैव प्रौद्योगिकी कहाँ कहाँ पर काम में ली जा सकती है, इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। जहां पर अपन पढ़ेंगे कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी कैसे काम में ली जा सकती है। उसके पश्चात मानव कल्याण में या मानव उपयोगी जैव प्रौद्योगिकी कैसे हो सकती है, जैसे मानव निर्मित इंसुलिन बनाने में, कृत्रिम इंसुलिन बनाने में जैव प्रौद्योगिकी काम में ली जा सकती है। जीन चिकित्सा यानी बहुत सारे आनुवंशिक रोगों के उपचार में जीन चिकित्सा जो तकनीक काम में ली जाती है वो कैसे काम में आती है, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। और भी बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी या फिर मानव द्वारा किए जाने वाले इन प्रयोगों से पर्यावरण पर क्या क्या विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसके नैतिक मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा और सिंपल सा चैप्टर है जिसको भी 4 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है। ये है 4th यूनिट जो है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। दोनों चैप्टर एक दूसरे से मिलते जुलते और बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे लास्ट और जो अंतिम यूनिट है वो है पारिस्थितिकी, जिसे अपन इकोलॉजी बोलते हैं, जिसके अंदर 3 चैप्टर यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। सबसे पहला जो 11वां चैप्टर है वो है जीव एवं समष्टियां। ये चैप्टर बोर्ड में 4 नंबर का पूछा जाता है। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य पर्यावरण के बारे में, जीवों के बारे में। जीव जब मिलकर समूह बनाते हैं उसे अपन समष्टियां कहते हैं। एक समष्टि क्या होती है, समष्टि के गुण क्या क्या हो सकते हैं, समष्टि में वृद्धि कैसे होती है, समष्टि में जीवों की संख्या कैसे बढ़ती है, किस प्रकार से घटती है, और प्रत्येक समष्टियां आपस में किस प्रकार पारस्परिक क्रिया प्रदर्शित करती है। जहां पर अपन बहुत सारी पारस्परिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सहभोजिता है, सहोपकारिता है, पुण्य भक्षण है, या फिर अन्य क्रियाएं जो 1 या 2 समष्टियों के बीच में होती है ताकि उनकी वृद्धि है वो नियमित रूप से होती रहे। ये पारिस्थितिकी के बहुत ही आसान चैप्टर है जिसमें सबसे पहला है जीव और समष्टियां। इसके पश्चात अगला चैप्टर जो है 12वां, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे जो है पारितंत्र। यहाँ पर देखेंगे पारितंत्र के बारे में कि पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र की संरचना किस प्रकार से होती है। पारितंत्र में जीव भोजन का उत्पादन कैसे करते हैं, जिसको लेकर अपन उत्पादकता के बारे में पढ़ेंगे। जो मृत जीव है उनका अपघटन कैसे किया जाता है, इसको लेकर अपन अपघटन के बारे में देखेंगे, जिसको अपन डिकम्पोजिशन या प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को कहा जाता है, ये किस प्रकार से होता है। और जो पारिस्थितिकी पिरामिड है यानी ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, संख्या किस प्रकार से होती है जीवों की। पारिस्थितिकी पिरामिडों के बारे में बहुत ही आसान और सिंपल सी चीजें पढ़ेंगे। थोड़ा सा
आसान और बड़ा चैप्टर है जो 5 नंबर का यहाँ पर बोर्ड में पूछा जाएगा। इसके पश्चात जो सबसे अंतिम और जो लास्ट चैप्टर है 13वां इस यूनिट का, वो है जैव विविधता एवं संरक्षण। ये सबसे अंतिम और 13वां चैप्टर है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि जैव विविधता क्या है, जीवों के पाई जाने वाली विविधताएं कितने प्रकार की हो सकती है, जैव विविधता के प्रतिरूप यानी कि पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं, क्यों जैव विविधता किसी स्थान पर सबसे ज्यादा और किसी स्थान पर सबसे कम होती है, उन प्रतिरूपों के बारे में देखेंगे, जैव विविधता की उपयोगिता के बारे में समझेंगे, और जैव विविधता का जो नाश हो रहा है, जो विनाश हो रहा है, वो किस प्रकार से हो रहा है, और जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, जैव विविधता को बचाया कैसे जा सकता है, इसके लिए क्या क्या तकनीकें प्रयुक्त की जा सकती है, जैव विविधता की क्षति या जैव विविधता में जो हानि हो रही है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, 3-4 बड़े बड़े कारणों के बारे में देखेंगे कि क्षति किस प्रकार से होती है, उनको बचाया कैसे जा सकता है और बचाया जाना क्यों जरूरी है। तो ये है पूरा 12th क्लास का 1 से लेकर 13 चैप्टर का सिलेबस, जो टोटल 56 नंबर का थ्योरी का पेपर बनता है वो इसी सिलेबस में से आएगा और इसी को इसी क्रम में पढ़ेंगे।